मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज अपन जो कल पढ़ा था संसाधन के प्रकार, उसको अपन आगे बढ़ाते हुए आज अपन पाठ पूरा करेंगे। उसके बाद बच्चों मैं आपको क्वेश्चन आंसर डालूंगी, उन्हें आपको कॉपी में बहुत ही साफ सुथरे तरीके से पाठ का नाम, ऊपर डेट और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर लगाते हुए वन बाय वन आप अपनी कॉपी में काम पूरा करेंगे साफ सुथरा। और फिर हम आपको बता देंगे कि किस दिन आपको स्कूल आना है और कॉपी चेक करानी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्कूल आकर अपनी कॉपी चेक करा लेना। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और पहला चैप्टर अपन आज पूरा करेंगे और सभी बच्चे कल जो काम डाला जाए उसे अच्छे से अपनी कॉपी में मेंशन करना। अगर बच्चे ने आंसर जो लेसन अच्छे से समझा है तो हर बच्चा क्वेश्चन को पढ़ते ही अपने दिमाग में आंसर ले आएगा और बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो अपन पढ़ना स्टार्ट करें। तैयार है आप? ओके, ध्यान दीजिए। तो कल अपन ने जो भूगोल का पहला पाठ संसाधनों के प्रकार पढ़ने शुरू किए थे और अपन ने प्राकृतिक संसाधनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे कि और इसको आगे कितने चार भागों में, उन चार भागों को और कितने भागों में बहुत अच्छे से मैंने डायग्राम बना के समझा दिया था। आज कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। तो बच्चों दूसरा करके जो आपका सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है मानव संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन का मतलब ये है कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो वस्तुएं हैं, उसको एक नवीनीकरण, एक नया रूप देते हैं अपन, और नया रूप देने के बाद में वो अपने उपयोग के लायक हो जाती है। अपन उपयोग करने के लिए वो हमारे लिए तैयार हो जाती है। उससे पहले वो चीजें संसाधन की श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी दिया था, लोहा में एग्जाम्पल इसलिए ज्यादा देती हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम आने वाली वस्तुएं आज के समय में जो अपन विकास करते हैं, जो हमारी वस्तुएं बनी हुई है वो सबसे ज्यादा लोहे की बनी हुई है, क्योंकि ये मजबूत भी ज्यादा है और सस्ता भी पड़ता है और अधिक मात्रा में भी है। तो ये तीनों गुण होने के कारण ये धातु सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया प्राकृतिक संसाधन के अंदर कि प्रकृति हमें हर एक तरह की खनिज वगैरह उपलब्ध कराती है, यानी जो लोहा अभी तक खान में था तो वो अपने लिए संसाधन नहीं था। जब तक अपन उसका उपयोग नहीं करेंगे वो संसाधन नहीं है। परंतु मानव ने अपनी योग्यता और बुद्धि के द्वारा, जब वो प्रौद्योगिकी के द्वारा जब वो लोहा निकाला और बड़े बड़े पुल बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाई, ट्रेनें, बसें, पुल, आप देख सकते हो बड़े बड़े जहाज, हर एक चीज जिसे अपन विकास के साथ जोड़ सकते हैं वो सारी चीजें लोहे से बनी हुई है। लोहा धातु काम में लेकर बनाया जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मजबूती होती है और उसमें भी कई नई टेक्नोलॉजी के बाद में अब तो उसमें जंग भी नहीं लगता है। जैसे अपने घर में स्टील के बर्तन, स्टेनलेस स्टील के बर्तन जो अपने हैं, क्या आपने देखा कभी आपके घर में जो बर्तन है, कटोरी है, भगोना, थाली, उसमें कभी जंग लगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें लोहे के साथ में स्टेनलेस स्टील मिला दिया। इससे क्या हो गया, उस बर्तन में अब कभी जंग नहीं लगता है, तो लोहे का ही ना। तो इससे क्या हुआ, ये मिलाने का तरीका ये कहाँ से आया? यही तो प्रौद्योगिकी है, यही तो कौशल, यही तो टेक्नोलॉजी है जिससे वैज्ञानिक नए नए प्रयोग करते रहते हैं और अच्छा और अच्छा और अच्छा कैसे करें, ये सब कुछ होता रहता है। जैसे आपका मोबाइल है, पहले एक छोटा सा मोबाइल आता था, आज इतने बड़े और इतने सारे फीचर्स के साथ आता है, तो ये भी तो टेक्नोलॉजी है। दिमाग लगाया मनुष्य ने, उसको और अपडेट और अपडेट और अपडेट करते करते आज इतने नए टेक्नोलॉजी के फोन बन गए। तो बच्चों मानव जो है, मानव निर्मित संसाधन के अंदर यही सारी चीजें आएंगी जो प्रकृति से प्राप्त हुई है, या फिर केमिकल्स वगैरह बनाकर उनको नए नए आविष्कारों के साथ में नए नए तरीके से विकसित करना। एक समय आपने देखा होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आप स्टूडेंट है इसलिए, कभी एक जमाने में जो है पंख लेकर और पेपर पे लिखने का काम होता था, परंतु धीरे धीरे वो एक फोल्डर बना जिसमें आगे एक लोहे का तीखा निब लगाया गया और उसे टिप करके लिखने लगे स्याही में।
उसके बाद में ऐसे टाइम मिले जिसमें स्याही भरनी पड़ती थी और फिर लिखते थे, तो हर जगह इंक ले जाने में बड़ी तकलीफ होती थी। तो धीरे धीरे नया आविष्कार हुआ और उस इंक को गाढ़ा करके एक रिफिल में डालना शुरू कर दिया। और रिफिल जो है पेन में डालो और डाली हुई मिलती है, और या फिर साथ में लेकर भी अपन जा सकते हैं। इतनी पतली सी होती है, ना गिरने का डर, ना खुलने का डर, कुछ भी नहीं, और आराम से आप जब चाहो जितना चाहो आप अपना काम कर सकते हो। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे विकास के तरफ तो बढ़े, आगे तो बढ़े। ये सब कैसे हुआ? ये टेक्नोलॉजी और प्रगति के कारण मानव ने किया, अपना दिमाग लगाकर। तो प्रकृति में जितनी भी जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती है उनका रूप बदलकर, उनका प्रारूप बदलकर उनको उपयोग के लायक बना दिया जाता है, नई नई तरह की चीजें बना दी जाती है। यही मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं बच्चों। और मानव निर्मित संसाधन, मानव जब विभिन्न तरह के संसाधन बनाने लगा तभी ये जो आधुनिक चीजें हमें नजर आने लगी, क्योंकि प्रकृति में जितनी चीजें हैं सारी चीजें ऐसे कैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए मानव निर्मित संसाधन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन के अंदर। आज जो हर वस्तु अपने समय को कम करती है, मेहनत को कम करती है, जल्दी से काम पूरा करवाती है, या नई नई तरह की चीजें हमें उपलब्ध होती है जो पहले काम करने में हमें असुविधा होती थी, वो आसान करने का जो समय हुआ है, ये सब चीजें बनी है, ये सब मानव निर्मित संसाधन। ठीक है। तीसरा आपने देखा था मानव स्वयं भी एक संसाधन है। मानव स्वयं संसाधन कैसे हुआ? वस्तु तो बनाई जाए तो वो वस्तु संसाधन है, पर मानव अगर वो शिक्षा प्राप्त करेगा, अगर वो अच्छे स्वास्थ्य लेगा और कौशल विकास करेगा, नई नई तरह की टेक्नोलॉजी सीखेगा, नए नए काम करने सीखेगा, तो इससे क्या होगा? वो खुद एक संसाधन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैं एक मानव संसाधन हूँ, मैंने अपनी शिक्षा पूरी की, उसके बाद में मैं टीचिंग का जॉब करना चाहती थी, मुझे इसी में इंटरेस्ट था, तो मैंने बीएड वगैरह की, यानी टीचिंग से जुड़ी हुई आगे की हायर स्टडी की, जिसको अपन कौशल कह सकते हैं, पढ़ाने के तरीके, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे मोटिवेट करना चाहिए, कैसे पढ़ाने के तरीके होते हैं, क्या बुक्स होती है, क्या होता है, ये सब कुछ कौशल के अंतर्गत सिखाया जाता है। उसके बाद में अच्छा खाया पिया, क्योंकि मैं शिक्षित हूँ तो मुझे पता है मेरे लिए संतुलित भोजन क्या होगा, मुझे खाने में क्या करना चाहिए ताकि मैं बीमार नहीं पड़ूं, और हर चीज का मुझे नॉलेज है, वो भी मेरी शिक्षा से हुआ, तो मैं स्वस्थ भी रहती हूँ, इसलिए मैं अपने काम पूरे कर पाती हूँ, मैं हमेशा स्कूल आ पाती हूँ। और आपको पढ़ने की आवश्यकता है तो मैं आपको पढ़ाकर वो आपकी आवश्यकता पूरी करती हूँ। तो इस तरीके से मैं एक मानव संसाधन बन गई। आप अभी मानव संसाधन नहीं है, भविष्य में होंगे। जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जब आप कोई ट्रेनिंग कर लेंगे, उसके बाद में आप भी मानव संसाधन बन जाएंगे। प्रत्येक वो व्यक्ति जो अपनी योग्यताओं को बढ़ाता है, शिक्षा प्राप्त करता है, अपने कौशल में स्किल्स में डेवलपमेंट करता है, कौशलों का विकास करता है और अच्छे स्वास्थ्य को रखता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, प्लम्बर है या इलेक्ट्रीशियन है, इन्होंने सब कुछ चीजें सीखी है। एक ड्राइवर भी, वो भी मानव संसाधन है, क्योंकि उसने गाड़ी चलाना सीखा, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियां चला पाता है, छोटी बड़ी हर तरह की, ट्रेन का इंजन ड्राइवर, लोको पायलट जिसको कहते हैं, वो भी एक मानव संसाधन है, क्योंकि अगर ट्रेन चलानी ही नहीं सीखता तो वो चलाता कैसे? आज अपन को कहीं जाना है, इंजन ड्राइवर ही नहीं होगा, लेके कौन जाएगा? तो वो अपने लिए मानव संसाधन हो गया। तो इसी तरीके से चाहे वो बस ड्राइवर हो, चाहे अपने रिक्शा चलाने वाला, हर एक व्यक्ति जो कार्य में कुशल होता है उसको अपन मानव संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है बेटा, अब अपन आगे बढ़ते हैं इस क्षेत्र में, और जितने भी ये संसाधन हैं, इन संसाधनों को संरक्षित करना भी आवश्यक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो संसाधन है प्राकृतिक संसाधन के अंदर, जो हमें बहुत ज्यादा सतर्कता पूर्वक उनका उपयोग करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं, उन जैसे जल, मैंने आपको बताया, तो जल का अगर अपन सतर्कता पूर्वक उपयोग नहीं करेंगे, धीरे धीरे भविष्य के अंदर उसकी कमी आ जाएगी। मैं आप कहते हैं
वही अपन पीने के लिए, कृषि के लिए काम में लेते हैं, घरेलू उपयोग के लिए काम में लेते हैं। तो अगर अपन उसको बहुत ज्यादा वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में पानी की कमी हो जाएगी। इसीलिए आपने कई जगह पढ़ा होगा, जल बचाओ विद्युत बचाओ, जल एक जीवन है। तो ये सब आपको जागरूक करने के लिए बताया गया है। इन संसाधनों का अपन को बहुत अच्छे से उपयोग करना पड़ेगा और ये उपयोग करना एक सुरक्षित तरीके से संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। तो मैं आपके सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि संसाधन संरक्षण क्या कहलाता है। तो बच्चों संसाधन संरक्षण का मतलब है संसाधनों का सतर्कतापूर्वक का मतलब होता है ध्यान से आवश्यकता के अनुसार फिजूल खर्च न कर जितनी जरूरत है उतना ही उसका उपयोग किया जाए, तो उसको सतर्कतापूर्वक उपयोग करना कहते हैं। और उन्हें नवीकरण के लिए जो है समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी मैंने आपको बताया था कि जो जीवाश्म खनिज वगैरह होता है जिनको बनने में लाखों साल का समय लग जाता है, अगर अपन जल्दी उनका उपयोग करते रहेंगे तो आने वाले भविष्य में जो पीढ़ियां होंगी उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, अगर अपन उसको गलत तरीके से उपयोग करने लगे तो। आप ठीक है, तो इस तरीके से संसाधनों का संरक्षण करना ही, ध्यानपूर्वक उपयोग करना ही और समय देना उनको, वही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। जैसे आप कह रहे हो, सोच रहे होंगे कि गाड़ी चलाना बंद कर दे क्या, संसाधनों का संरक्षण कैसे करें? नहीं बच्चों, गाड़ी चलाना तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि आज अपन इतना आधुनिकता में चले गए हैं, इतने विकसित हो चुके हैं कि अपन अपने समय की बचत करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है और हमें हर काम टाइम पे करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब क्या कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक घर के अंदर एक लड़की है एक लड़का है, यानी दोनों भाई बहन, एक ही स्कूल जा रहे हैं या फिर आसपास स्कूल जा रहे हैं या रास्ते में पड़ रहा, फिर भी वो अपनी बाइक अलग ले जाएगा, लड़की अपनी स्कूटी अलग ले जाएगी, उसके पापा ऑफिस जा रहे हैं तो अपनी बाइक या स्कूटर अलग ले जाएंगे या कार अलग से ले जाएंगे, और उनकी मम्मी भी अपनी जॉब पे जा रही है तो वो भी अपना व्हीकल अलग ले जाएगी। अगर सबका टाइम आसपास का समय हो या भाई बहन भी अगर एक ही गाड़ी पे चले जाए तो एक गाड़ी में पेट्रोल की बचत हुई, प्रदूषण भी कम होगा। तो इस तरीके से भविष्य में संसाधन बचेंगे। या फिर उनके पिता जाते हैं उनको गाड़ी में बिठा कर ले जाए, या फिर स्कूल की बस होती है, एक ही पेट्रोल में चलने में इतने सारे बच्चे एक साथ सफर कर सकते हैं और अपने जो ये पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह जो डीजल वगैरह इनकी अपन बचत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ मेरी गाड़ी, बेटा पैसे से आप चीज तो ले लोगे पर भविष्य में पैसा तो आपके पास रह जाएगा, वस्तु ही खत्म हो जाएगी, तो फिर आप किस तरीके से उसको खरीद पाएंगे। आज वस्तु की कमी होने के कारण ही आपको पता पेट्रोल के भाव कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। ये पेट्रोल बढ़ने का कारण भी है, अर्थशास्त्र का एक नियम है, वस्तु कम तो कीमत अधिक। तो वस्तु इतनी ज्यादा पर पेट्रोलियम पदार्थ वो तो लिमिटेड है धरती के अंदर, जितना है उतने रहेगा, अपन तो उसको नहीं बना सकते, पर अगर अपन उपयोग करेंगे तो वो खत्म होने लगेगा तो भविष्य के अंदर अपने पास पैसा देते हुए भी अपन उस वस्तु को खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। तो अब आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी, तो फिर क्या अपन पेट्रोल की गाड़ियां चलाने बंद कर दे क्या? या मान लो बाई चांस कोई कहते हैं कि हमारे तो ऐसा पड़ते ही नहीं है, कैसे करें? या फिर जो गैस है प्राकृतिक गैस, उसका भी अपन इतना उपयोग करें तो भविष्य में क्या हम बंद कर दें? नहीं बच्चों, नए तरीके काम में लेने चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था, जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा याद है आपको? मतलब सूर्य से जो हमें गर्मी प्राप्त होती है, रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है, एनर्जी मिलती है, उससे अपन नए तरह के जो है, आपने देखा होगा मार्केट के अंदर आजकल नए तरह के चूल्हे आ रहे हैं, गीजर आ रहा है, छत के ऊपर एक बड़ी सी काले रंग की प्लेट लगी होती है जिसपे सल्फर लगा होता है, काले रंग का एक रंग की यहाँ से नजर आता है, जो सोलर पावर एनर्जी को स्टोर कर लेता है, अपनी तरफ खींचता है और फिर उसमें मशीनरी लगी होती है, उसमें स्टोर हो जाती है और फिर रात दिन अपन जो सोलर पावर लिए, सूर्य ऊर्जा लिए, उसका अपन घर में लाइट जलाने
करने के लिए उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा अगर अपन ने गैस वगैरह यूज किया है तो अपन उस पर खाना बनाकर प्राकृतिक गैस की बचत कर पाएंगे, विद्युत की बचत कर पाएंगे। घर में जो लाइटिंग वगैरह चलती है तो वो सोलर पावर से अपन ले ली, या गीजर गर्म पानी करने के लिए काम में ले रहे हैं तो वो भी सोलर एनर्जी काम में ले ली। सूरज की रोशनी से अपन ने गीजर लगाए हैं, बड़ी बड़ी जो प्लेटें लगी हुई है आपने छत पे देखी होगी, वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस तरीके से अपने गर्म पानी को किया। तो इस तरीके से क्योंकि सोलर पावर सूर्य जो है कभी खत्म नहीं होने वाला है, जब तक अपना ये पृथ्वी है तब तक अपना ये सूर्य भी रहेगा, यानी सूर्य है वो पृथ्वी है। पहले भी अपन ने ऐसी बात की। तो इस तरीके से कितनी एनर्जी इसकी इस्तेमाल कर लो कभी खत्म नहीं होगी। और अपना राजस्थान में तो वैसे भी सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा तेज पड़ती है और जोधपुर तो सूर्य नगरी ही कहलाता है। सूर्य नगरी इसलिए क्योंकि अधिक समय तक सूर्य चमकता है, तो इसलिए भी अपन यहाँ पर या जहाँ पर ये व्यवस्था ज्यादा है वहाँ पर अपन इन चीजों का उपयोग ज्यादा करेंगे, तभी अपन विद्युत जल वगैरह और इन सब चीजों को, दूसरी चीजों को भी, गैस वगैरह को बचा सकेंगे। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें अपन पवन ऊर्जा को काम में ले सकते हैं। पवन ऊर्जा के अंदर क्या होगा, पवन ऊर्जा के द्वारा अपन बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगाई जाती है, जनरेटर में उसकी एनर्जी इकट्ठी की जाती है, टरबाइन घुमाकर और घरों में सप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो विद्युत बनाने में इतना खर्च आता है, इतना महंगा पड़ता है, जो अपना पानी वगैरह इसमें यूज हो रहा है, तो इस तरीके से अपन उसको बचा सकते हैं। इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा भी आपने सुना होगा, सुना है बच्चों? ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा का मतलब जो समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है तो वहाँ पर भी बड़े बड़े टरबाइन लगा दिए जाते हैं और जब समुद्र का पानी ऊपर जाता है टरबाइन घूमते हैं तो फिर एनर्जी उत्पन्न होगी, और वो नीचे जब उतरेगा तभी वो टरबाइन घूमेंगे, एनर्जी उत्पन्न होगी और इस तरीके से अपन विद्युत बना सकेंगे। तो ये एक भविष्य में काम आने वाली, या इनको वर्तमान में भी काफी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, पर इनका अधिक उपयोग कर लिया जाए तो जो अपन के जीवाश्म खनिज है या वो जो अनवीकरणीय संसाधन है उनको अपन संरक्षित कर सकते हैं। देखो, नवीकरण को भी अपन को सावधानी से काम में लेना चाहिए, पर अनवीकरणीय जिनको अपन कभी बना ही नहीं सकते उनको तो अपन बहुत ज्यादा ध्यान से काम में लेना चाहिए, ताकि भविष्य के लिए वो अपने सुरक्षित रह सके, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वो वस्तु बच सके। इसके बाद में एक और बहुत अच्छा आपके पॉइंट आएगा जिसमें पूछेंगे सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। बच्चों, ये भी आपके सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सतत पोषणीय विकास से क्या अर्थ है, सतत पोषणीय विकास का क्या मतलब है। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए संरक्षण और संतुलन को बनाए रखें। यानी संसाधनों का जो अपन उपयोग कर रहे हैं वो आवश्यकता अनुसार ही करो, जितनी जरूरत है उतना ही करो। ऐसा नहीं कि हमारे पास तो खूब सारा पैसा है, हम तो ज्यादा लेंगे, हम तो यहाँ खर्च करेंगे, वो करेंगे, हमारा पैसा है। पैसे से कुछ नहीं होगा बेटा, फिर भविष्य में नहीं रहेगा। और सतत पोषणीय विकास के अंदर जो है विकास तो किया जाता है पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि सोलर पावर काम में लेंगे तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, कहीं पे भी अपन के फालतू वेस्टेज नहीं है और अपन अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। पवन ऊर्जा को भी अपन काम में लेंगे तो प्रकृति को कोई नुकसान नहीं है, अपन विकास कार्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और ना ये समाप्त होने वाले हैं, ना ये जो है ये प्रदूषण करते हैं, तो अपने प्रकृति के लिए हर तरीके से ही उपयोगी है। तो इन नए साधनों का, नई चीजों का उपयोग करना चाहिए, तभी अपन भविष्य के लिए संसाधनों को संरक्षित रख पाएंगे। तो सतत पोषणीय विकास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विकास तो करेंगे अपन, विकास तो कार्य करना ही पड़ेगा, वरना दूसरे देशों के बराबर अपन मुकाबला कैसे कर पाएंगे, आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो विकास करना है पर बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए और भविष्य के लिए भी संसाधनों को संरक्षित कर। तो जैसे अपन ने या फिर हाइड्रोजन जो है या ई रिक्शा वगैरह में आजकल बहुत
भी ज्यादा काम में लेने लगे, उसमें पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है। आपने बैटरी चार्ज की, जैसे सोलर पावर से आपने विद्युत बना दी, अब आपने उसकी बैटरी चार्ज कर दी विद्युत से, और अब आप उस ई रिक्शा या ई बाइक को आप चला रहे हो। अब ई बाइक का मतलब या ई रिक्शा का मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा या इलेक्ट्रॉनिक बाइक। अब आपने सोलर पावर से विद्युत बनाई, तो उससे आपने अपना ऑटो या अपनी गाड़ी बाइक जो है चार्ज की, अब आप चला रहे हैं आराम से। अब आपको पेट्रोल भराने की भी जरूरत नहीं है, तो इससे जीवाश्म ईंधन भी बचेगा। इसके अलावा जो है अपने प्रदूषण भी नहीं होगा, धुआं भी नहीं निकलता उसके अंदर। इसी तरीके से सोलर पावर से अपन गैस वगैरह काम में लेंगे, गैस वगैरह जो प्राकृतिक गैस को बचा सकेंगे, क्योंकि सोलर एनर्जी से अपन ने गैस जला दिया, कुकर में खाना पका दिया, उससे भी अपने बचा, कोयले का भी उसमें बचत होगा। इसी तरीके से विभिन्न तरह के कार्य करने के लिए अगर ये नई तरह की चीजों को अपना लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा अपनाना शुरू करें अपन। आपने आजकल देखा भी होगा होटलों में या बड़े बड़े बंगलों के अंदर घर के ऊपर जो है सोलर पावर की सीट्स लगी हुई होती है, और सड़कों के ऊपर भी जो लाइट्स लगी हुई है उनके ऊपर भी छोटी छोटी प्लेट्स लगी हुई देखी होगी, जो सोलर पावर को इकट्ठा करती है और चलती है। यानी एक बार खर्चा करो और जिंदगी भर मुफ्त में बिजली पाओ। तो इस तरीके से जो है इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर अपन और अच्छा इनको काम में ले सके और संसाधनों का संरक्षण कर सके। क्योंकि बच्चों, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उनके लिए या आने वाली और ज्यादा पीढ़ियों के लिए इन सब की बचत करनी बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों आज अपना चैप्टर पूरा हुआ। मैंने आपको इस पार्ट के अंदर सबसे पहले संसाधन क्या होते हैं वो समझाया था, और मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता चल गया होगा संसाधन किसे कहते हैं। यानी प्रत्येक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगी उसे अपन संसाधन कहेंगे। उसके बाद मैंने आपको संसाधनों के प्रकार बताए। उसके बाद में मैंने आपको प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित और मानव संसाधन बताया। फिर मैंने प्राकृतिक संसाधनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया। उसके बाद में आज अपने संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है या संरक्षण किसे कहते हैं ये बताया। अन्य संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करेंगे। इसके अलावा उनको नवीकरण के लिए, वापस बनने के लिए उनको टाइम देंगे, वही संसाधनों का संरक्षण होगा। इसके अलावा सतत पोषणीय विकास करेंगे। सतत पोषणीय विकास में सोच समझ कर संसाधनों का उपयोग करेंगे और भविष्य के लिए उनकी संरक्षण और संतुलन को बनाए रखेंगे। इसके लिए अपन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वाला ऊर्जा, विभिन्न तरह के जो आधुनिक ऊर्जा के स्रोत है उनको काम में लेंगे। और इसके द्वारा, इसके अलावा यूरेनियम के द्वारा भी आपको पता है विद्युत बनाई जाती है। एक बार में बढ़ती है परंतु उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो इस तरीके से अपन उसका भी खर्चा होता है, पर ये प्राकृतिक चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली। समुद्र कभी खत्म नहीं होगा, हवा कभी नहीं रुकेगी, सूरज की रोशनी कभी बंद नहीं होगी। तो अपन को इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हुए विकास कार्य करना चाहिए, ताकि प्रदूषण भी नहीं हो और आगे विकास कार्य भी हो और जो है अपन के प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी ना हो। तो बच्चों इस तरीके से आज अपना ये चैप्टर पूरा हुआ। आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना इसको, और जो है कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर डालूंगी जिनको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे साफ सुथरे तरीके से करना है, और मैं जल्दी कॉपी चेक करने मंगवाऊंगी। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन एक नया चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे जो सेकंड चैप्टर है आपकी किताब का। तो गुड बाय बच्चों।